हेलो एवरीबॉडी, मैं सुजीत सर। कैसे हैं आप सभी? एक बार पुनः हम सभी क्लास 9th का चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर हिस्ट्री विषय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। और इस टॉपिक में हम हिटलर की इंटरनल पॉलिसी, इट मीन्स उसकी होम पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी पर चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने हिटलर के द्वारा डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी को देखा था। किस प्रकार हिटलर डिक्टेटर्स बनता है और डिक्टेटर्स बनने के बाद, सत्ता अपने हाथ में लेने के बाद वह उन सभी चीजों को करता है जो उसके मन मस्तिष्क में बहुत पहले से था। यहां पर आप ध्यान रखिएगा, हम पहले चर्चा करेंगे इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन। इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन को हम इसकी होम पॉलिसी भी कर सकते हैं, हम इसकी होम पॉलिसी भी कर सकते हैं। और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी को हम दो पार्ट में देखेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक सिस्टमैटिक वे से हम इसको लेके चल रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन। हिटलर का जिस प्रकार से डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया, उसी प्रकार उसने अपनी जनता से इलेक्शन के समय, याद करिए प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उसने एक वादा किया था कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, जर्मनी का सम्मान देंगे, यहां की इकोनॉमी को इंप्रूव करेंगे। ये सब करने के लिए बहुत सारी पॉलिसियां हिटलर ने बनाया, क्योंकि आपके बुक में रिकंस्ट्रक्शन से बहुत छोटा सा लिया है। हम यहां पर ये बताते हैं कि एक नाम है साइलेंट सेंजे हालमार्क साक, प्रोनाउंसिएशन इसका है हालमार्क साक। ही वाज द इकोनॉमिस्ट ऑफ हिटलर एंड वी कैन से ही वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ हिटलर कैबिनेट। हिटलर के कैबिनेट का एक बड़ा शास्त्री, उसका वित्त मंत्री कह लीजिए, उसका दाहिना हाथ, उसका फ्रेंड भी था। इसने जो हिटलर को एडवाइस किया था, उस पर हिटलर ने इसको जिम्मेदारी दिया देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का। इसने पहला चीज क्या बताया? ही एम, इसका पहला एम था at full production and full employment through a state founded work creation program। वर्क क्रिएशन प्रोग्राम देश के अंतर्गत जर्मनी में, जर्मनी के पैसे से 100% प्रोडक्शन होगा और जर्मनी के सिटीजन्स को 100% रोजगार मिलेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, एम्प्लॉयमेंट का लेवल 100% होगा। तो न केवल देश आत्मनिर्भर होगा, बल्कि एक एक सिटीजन आत्मनिर्भर होगा। तो देश का, आज के मॉडर्न लैंग्वेज में कह सकते हैं, जीडीपी ग्रोथ करेगा। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो आज हम बात करते हैं, ये तभी संभव है जब प्रोडक्शन भी 100% हो, 100% एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी हो। ये सारी चीजें हालमार्क साक के दिमाग में चल रहा था और उसी की देन है कि इसी 100% प्रोडक्शन के तहत जर्मनी का बहुत फेमस सुपर हाईवे बना। सुपर हाईवे बनाने में जर्मनी का पैसा लगता है, जर्मनी की टेक्नोलॉजी लगती है और वहां के लोगों को रोजगार देता है। जैसे आज अपने देश की बात कर लीजिए, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन सुपर हाईवे बन रहा है, आज बन रहा है। 20वीं सदी का हिटलर जैसा नायक 1930 के बाद, या कह लीजिए 33 में शासन उसका आया, ये 38 का कदम उठाया। आज जर्मनी का सुपर हाईवे बहुत ऊपर है, उम्दा है। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी के वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने उससे इंस्पायर्ड हुए, पता नहीं कितने सुपर हाईवे उसके बाद बने, उस टेक्नोलॉजी को अपनाए। तो यहां पर एक बड़ा जर्मन सुपर हाईवे इस 100% एम्प्लॉयमेंट की देन थी।
और पीपुल्स कार, लोगों की एक कार बनती है जिसका नाम है फॉक्सवैगन। बहुत तेज तर्रार कार है बच्चों। फॉक्सवैगन कार आज गिनी जाती है मर्सिडीज कार में। ये कार उस जमाने की टेक्नोलॉजी की देन है। उस समय देखने वाले इसको आते थे। सोचिए, ये काम करके ये 2-4 पॉइंट्स आपके बुक में दिया है। उसने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास किया और हालमार्क सॉफ्ट ने कहा इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो रही है तो पैसा अगर सरप्लस हो रहा है उसको देश के हित में, विकास में ही लगाओ। लेकिन यहीं पर हिटलर एम्बिशियस शासक था, हालमार्क सॉफ्ट की इस आगे वाली बात को नहीं मानता है। वह आर्मी में, तोप में, बंदूक में पैसा इन्वेस्ट करता है जिससे डिफेंस पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग हो और हम विश्व विजयी का सपना देख सके। मतलब जर्मनी अपने एम्परलिज्म का विस्तार दे सके। यहां पर हालमार्क सॉफ्ट की यहां तक बातें मानता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही इकोनॉमिकल जर्मनी स्ट्रांग होता है, अब उसकी पॉलिसी आती है फॉरेन पॉलिसी पर जो टोटली बेस्ड ऑन द एक्सपेंशन। हालमार्क सॉफ्ट उसका बहुत विश्वसनीय मित्र था, बहुत बड़ा पद दिया था उसने। जर्मनी की इकोनॉमी को हिटलर के पीरियड में इंप्रूव करने के लिए बहुत बड़ा श्रेय जाता है, लेकिन इस हालमार्क सॉफ्ट को हिटलर ने बाद में उसी की पोस्ट से हटा देता है। और आगे देखते हैं फॉरेन पॉलिसी ऑफ हिटलर। हिटलर अपने फॉरेन पॉलिसी के तहत कौन सा स्टेप लेता है, इसे हम पार्ट 1 के रूप में देख रहे हैं। फ्रेंड्स, आप सभी मेरे स्टूडेंट्स हो और सभी स्टूडेंट्स फ्रेंड्स होते हैं, इसीलिए मैं बार बार आपको फ्रेंड्स कहता हूं। किसी बच्चे ने कमेंट सेक्शन में लिखा कि सर हम आपके स्टूडेंट्स हैं, आप हमें फ्रेंड कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं आपको बार बार फ्रेंड कहता हूं। कोऑपरेशन इसी तरह से चलती है बच्चों। अब देखो यहां पर फॉरेन पॉलिसी का पार्ट 1, सबसे पहली चीज यहां पर जर्मन पुल्ड आउट ऑफ लीग ऑफ नेशन इन 1933। जर्मनी ने अपने को लीग ऑफ नेशंस, राष्ट्र संघ से संबंध समाप्त कर लिया 1933 में। इसका क्या मतलब है? आपको बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जितनी भी एलीड पावर है, अपने को डेमोक्रेटिक कंट्री कहते थे, वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, इन एलीड पावर ने इंटरनेशनल पीस के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसे लीग ऑफ नेशंस कहा गया। हालांकि ये लीग ऑफ नेशंस बहुत सक्सेस नहीं रहा, इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस की जगह यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना, जो आज भी चल रहा है। लीग ऑफ नेशंस की असफलता के क्या कारण थे? स्वयं इसका मार्गदर्शक जो लीग ऑफ नेशंस को बनाया या एडवाइस किया कि इंटरनेशनल पीस के लिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्था बनानी है, अमेरिका। एट द टाइम अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन था? मैंने पिछली वीडियो में चर्चा किया था, वुडरो विल्सन। वो खुद मेंबर नहीं है लीग ऑफ नेशंस का, तो और देश जो कैसे इसको फॉलो अप करेंगे? जर्मनी महत्वाकांक्षी, जर्मनी का शासक हिटलर बहुत महत्वाकांक्षी था, एम्बिशियस था, विस्तारवादी सोच का था, इसलिए इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की विचारधारा पर विश्वास नहीं करता है, अपना संबंध समाप्त कर देता है और जर्मनी आजाद हो जाता है। आजाद परिंदे की तरह अब जर्मनी और हिटलर विश्व विजय का अपने विदेश नीति में एक संकल्प लेकर के आगे बढ़ते हैं। उसके तहत उसने पहले क्या किया? रीऑक्युपाइड राइनलैंड इन 1936। दूसरा काम, रीऑक्युपाइड राइनलैंड, ये रिच मिनरल्स के क्षेत्र थे। ट्रीटी ऑफ वर्साई के तहत ये राइनलैंड का क्षेत्र फ्रांस के पास चला गया था, इसे प्राप्त करता है। इसके बाद जर्मनी का शासक हिटलर, आपको पहले बताया, ऑस्ट्रिया का रहने वाला है, और लेकिन उसकी राष्ट्रभक्ति जर्मनी के साथ है और ऑस्ट्रिया को इंटीग्रेटेड कर लिया, जर्मनी के साथ मिला लिया।
कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया एक साथ मिलकर के विश्व में ताकतवर देश बनेंगे। इसके लिए क्या करना होगा? वन पीपुल वन एम्पायर वन लीडर का स्लोगन देता है। मतलब हम सभी ऑस्ट्रिया जर्मनी के लोग एक हैं और हमारा एम्पायर एक है, हमारा लीडर एक है, हमारी पार्टी एक है। लीडर मीन्स हिटलर, पार्टी मीन्स नाजी पार्टी। ये बहुत डिप्लोमेटिक मैन भी था हिटलर। इस तरह उसने ऑस्ट्रिया को जर्मनी का पार्ट बनाया। एंड देन एक और चीज, पहले इस वाली लाइन को देखते हैं फिर से देखेंगे। ही कैप्चर्ड सुडेटनलैंड। सुडेटनलैंड बच्चों ये वर्ड है चेकोस्लोवाकिया का, ये कंट्री है चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया का एक प्रांत है सुडेटनलैंड, जहां जर्मनी लैंग्वेज बोलने वाले लोग ज्यादा रहते हैं। इसलिए जर्मन भाषा की इस प्रांत पर हिटलर ने कब्जा कर लिया अपने फॉरेन पॉलिसी के तहत और आगे चल करके इस चेकोस्लोवाकिया पर भी कब्जा कर लिया। हालांकि आज विश्व के नक्शे में चेकोस्लोवाकिया ब्रोकन है, टूटा हुआ है। दो इंडिपेंडेंट कंट्री है, चेक एंड स्लोवाकिया, लेकिन उस समय दोनों एक थे। क्योंकि जब भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं बच्चों, हमेशा हम 21st एरा में रह रहे हैं, हमें बहुत सारे कंपटीशन देना है, हमें एनटीएससी नहीं देना, अपने करियर को बनाना। इसलिए आपको आधुनिक चीजों से जोड़ रहे हैं। आधुनिक मतलब कौन कहां पर इस समय वर्तमान में स्टैब्लिश है, आपका कोर्स भी पूरा हो रहा है और हिस्ट्री का वो चीज आपको पता चल रहा है कि जो मॉडर्न में है। आप मैप में देखेंगे तो सब कुछ दिखेगा। अब आपसे गुजारिश है कि मैप जरूर रखा करिए पढ़ते वक्त। यहाँ पर भी मैप लगाया सकता है, लेकिन आप स्वयं पढ़िए, एकदम क्लियर आवाज है। अपनी मैप लगाइए, मैप में देखिए जहां यूरोप में चेक और स्लोवाकिया है, और पुराना मैप देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय का, उसके पहले का, तो ये चेकोस्लोवाकिया दिखेगा। अंडरस्टैंड? यहां तक समझने के बाद समझिए अब उसकी फॉरेन पॉलिसी का अगला कदम क्या होता है। जर्मनी से सटा हुआ देश है पोलैंड, एक छोटा सा देश। यहीं पर पोलैंड पर अटैक करने के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। इसके फॉरेन पॉलिसी में अगला लक्ष्य था, क्योंकि पोलैंड रसिया के पास था, रसिया वहां से बहुत दूर नहीं था, एक तरह से रसिया का सपोर्टर था पोलैंड एट द टाइम। और पोलैंड जब भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, छोटा सा देश है, चारों ओर साम्राज्यवादी देशों से घिरा हुआ है, हमेशा मुर्गे की टांग की तरह ब्रोकन एंड ब्रोकन मेनी पीसेस, जो चाहे उसको तोड़ दिया। और जर्मनी ने यहीं पर अटैक किया। इसके बाद एक तरह से शंख बज गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर का 1939 में, 1 सितंबर 1939 को। अब जिस प्रकार एलिट पावर है, डेमोक्रेटिक कंट्री अपने कहते हैं, ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका है, ये सब कंट्री है। प्रीवियस वीडियो में बार बार चर्चा किया है कि जर्मनी सेंट्रल पावर का मेंबर था। यही सेंट्रल पावर इस समय एक्सिस पावर कहलाता है, धुरी राष्ट्र, जिसमें रोम, बर्लिन, टोक्यो की ट्रिपार्टाइट सिग्नेचर्स होते हैं 1940 में, नॉट 45, 1940 में ट्रिपार्टाइट सिग्नेचर्स होते हैं, रोम, बर्लिन, टोक्यो। रोम मींस इटली, इटली की कैपिटल रोम, बर्लिन मींस जर्मनी, समझ रहे हैं, टोक्यो मींस जापान। ये तीनों डिक्टेटर शासक थे यहां पर। नाजीवादी विचारधारा जर्मनी में, फासिस्ट विचारधारा इटली में, जिसका लीडर मुसोलिनी था, और जापान में फ्यूरर थे। इस प्रकार एक्सिस पावर मिलकर के, ये तीनों तानाशाह मिलकर के पूरी दुनिया को हिलाना चाहते हैं, एलिट पावर से जम करके लोहा लेते हैं, और कंटिन्यू इनका युद्ध चलता जाता है। और आगे कैसे युद्ध होता है, रसिया पर अटैक होता है, और किन किन जगहों पर हिटलर ने कब्जा किया, हम इसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।